हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग लुसेंट बुक के अंतर्गत भारत का भूगोल को पढ़ रहे हैं, तो भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर क्लियर किया था, यानी भारत के सामान्य जानकारी के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और विशाल देश होने के नाते इसमें बहुत सारी इसके भौतिक स्वरूप में विविधताएं हैं। कहीं बड़े ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं पहाड़ी है, कहीं उपवनस्थल है, तो कहीं तटीय मैदान है, कहीं समप्राय मैदान है, यानी मैदानी क्षेत्र है। तो इसी सारे भौतिक विविधताओं के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि देखें तो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर ऊंचे पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर और उससे भी अधिक है। और 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियों का अगर देखें तो 18.6% भूभाग पर फैलाव है और 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करें अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो इसे 4 भागों में बांटते हैं। पहला ही पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय का जो क्षेत्रफल है, लंबाई है 560 किलोमीटर है और सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में है, यानी सिंधु सतलज के बीच कौन है, तो पंजाब हिमालय है। सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है और काली नदी से तीस्ता नदी के बीच है नेपाल हिमालय और तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कौन सा हिमालय है, तो असम हिमालय है। और इसकी लंबाई देखें तो पंजाब हिमालय का जो लंबाई है 560 किलोमीटर, जो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। कुमायूं हिमालय का लंबाई है 320 किलोमीटर, जो सतलज एवं काली नदियों के मध्य है। नेपाल हिमालय का जो विस्तार है 800 किलोमीटर है, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य इसका विस्तार है। असम हिमालय का जो टोटल लंबाई है 720 किलोमीटर और यह तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है। इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा विस्तार नेपाल हिमालय का है, दूसरे स्थान पर असम हिमालय है, तीसरे स्थान पर पंजाब हिमालय और चौथे स्थान पर है कुमायूं हिमालय। चलिए आगे देखते हैं। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार अगर भारत को बांटे तो 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार है, मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके बाद समुद्र तटीय मैदान है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो आज हिमालय जहाँ खड़ा है वहाँ टिथिस नामक उथला समुद्र था प्राचीन काल में। और हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत कहता है प्लेट विवर्तनिकी के कारण ही हिमालय का यहाँ पर जो है विकास हुआ है। ठीक है, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल है एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। उत्तल कहने का मतलब कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उधर अगर देखें तो हिमालय उत्तल है, यानी उसका जो बीच का भाग है आगे की तरफ है और अवतल जो है वह तिब्बत की तरफ है, यानी बीच का भाग धंसा हुआ है। ठीक है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्र में बांटा जा सकता है। जैसे हिमालय को पश्चिम से पूर्व बांट कर देखें तो 4 भागों में बांटे हैं और फिर से अब उत्तर से दक्षिण की तरफ इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती है। और केटू या गॉडविन अस्टीज जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कश्मीर हिमालय जो है करेवा के लिए प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और यहाँ जफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में एक जमा होता है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटूला और लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला जैसे दायरे स्थित हैं। आगे देखते हैं, कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील है, जिसमें शामिल है डल झील एवं उलर झील। ये दोनों झील मीठे झील हैं जो कहाँ हैं, कश्मीर हिमालय में है। और खारे जल की झील पैंगोंगत्सो और सोमोरुरी स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार शरीफ जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। उसके बाद है हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है और इसकी औसत ऊंचाई देखें तो 6000 मीटर है
और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, काउमेट एवं नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। 3 नंबर पर हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। और बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह है जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तथा उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही स्थित हैं। और बृहद हिमालय की घाटियों में भूतिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। यानी गर्मी के दिनों में बुग्याल में चले जाते हैं ऊपर की तरफ और सर्दी के दिनों में घाटियों में आ जाते हैं। और प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट से के द्वारा अलग होती है। और चौथे नंबर पर है शिवालिक, जिसे निम्न या बा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और यह हिमालय का नवीनतम भाग है। माना जाता है कि हिमालय के सबसे बाद में इसका विस्तार हुआ है, इसका विकास हुआ है। और शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। मान लो शिवालिक है लास्ट, हिमालय का लास्ट पार्ट, और इसके जस्ट नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? तराई वाला क्षेत्र कहते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है और यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिमी ओर से लूनी नदी निकलती है। जो लूनी नदी जो है कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। कच्छ का रण कहाँ है? तो यह गुजरात में है। और अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। यानी अरावली पर्वत अगर ऐसे देखें तो पश्चिम की तरफ से लूनी नदी जाकर गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाता है और पूरब से बनास नदी निकलती है। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एफीमेरल कहते हैं। ठीक है। मालवा का पठार जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश और एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है और यह ज्वालामुखीय चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। तो मालवा के पठार से कौन कौन से 2 नदी निकलती है? तो चंबल नदी और बेतवा नदी निकलती है। और मालवा का पठार का विस्तार कहाँ है? तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में है और यह एक ज्वालामुखीय चट्टान से बना हुआ है। विंध्याचल का पठार देखें तो यह झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में विस्तारित है, यानी विस्तार है इसका। और यह परतदार चट्टानों का बना हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। अगर पूरे भारत को देखें तो मध्य से, अगर पूरे भारत को इस तरह से बनाए तो मध्य से विंध्याचल पर्वत यानी मध्य प्रदेश के से बीचों बीच इसको उत्तर और दक्षिण भारत में विभाजित करता है पूरे भारत को। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है और मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है और यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत कहने का मतलब, ब्लॉक पर्वत को भ्रंशोत पर्वत भी कहते हैं और ऐसा पर्वत होता है जो बीच में तो उठा हुआ होता है लेकिन इसके साइड में धंसा हुआ होता है। इसमें भ्रंश के कारण इसमें धंसाव हो जाता है, इसीलिए इसे ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। बीच में उठा होता है, दोनों तरफ धंसा होता है। ठीक है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार समप्राय मैदान का उदाहरण है और छोटा नागपुर का पठार जो है उसे भारत का रूर के नाम से जानते हैं, क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है और यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है और इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है और इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर
पश्चिमी घाट जो है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है और इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। और पश्चिम घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती है जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिम घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है और वहीं दक्षिणी सह्याद्री को देखें तो यह आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री का सबसे जो ऊंचा शिखर है सर्वोच्च शिखर कलसूबाई है जिसकी ऊंचाई 1664 मीटर है और दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। महाबलेश्वर जिसकी ऊंचाई 1438 मीटर है यह उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। यानी प्रथम अगर चोटी देखें तो कलसूबाई है और दूसरा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है, ऑर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट जिसे कहा जाता है यह महाबलेश्वर में ही स्थित है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ निकलती है जिसमें शामिल है कृष्णा नदी, सावित्री नदी, वेना नदी, गायत्री नदी एवं कोयना नदी। ये सब कहाँ से निकलती है तो यह सब महाबलेश्वर से निकलती है यानी पश्चिमी घाट से। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग, ये 3 दर्रे हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ हैं। थाल घाट सबसे पहले, उसके बाद भोर घाट, फिर पाल घाट। थाल घाट के दर्रे से निकलते हैं मुंबई से नागपुर, नागपुर से कलकत्ता रेल एवं सड़क मार्ग है। और भोर घाट दर्रे से मुंबई से पुणे, पुणे से बेलगांव, बेलगांव से फिर चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग निकलता है। उसके बाद पाल घाट दर्रे से कालीकोट से त्रिचूर, त्रिचूर से कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से इंदौर रेल व सड़क मार्ग निकलता है। अगर पश्चिमी घाट के दर्रे की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर है। सबसे पहले थाल घाट, फिर भोर घाट, पाल घाट, उसके बाद सेन घाट। थाल घाट की ऊंचाई 580 मीटर है और यह नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। भोर घाट की ऊंचाई 630 मीटर है और यह मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग यहीं से होता है। और पाल घाट की ऊंचाई 305 मीटर है और कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग यहाँ से है। सेन कोटा का ऊंचाई जो है 280 मीटर है और त्रिवेंद्रपुरम में मदुरै के बीच का संपर्क मार्ग यहाँ से है। तो सबसे अगर देखें ये दारा में 4 गो दारा जो है, 4 ठो दारा, इसमें सबसे ज़्यादा ऊंचा भोर घाट है, उसके बाद है थाल घाट, फिर पाल घाट और सबसे कम ऊंचाई इसका है सेमकोटा का। दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र राज्य में है और यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है और यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है और काली मिट्टी में फ्रेंड्स कपास की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। धारवाड़ का पठार जो है कर्नाटक राज्य में है और यह परिवर्तित चट्टानों से बना है और इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है जो एक ब्लॉक पर्वत है। अभी हमने बताया ब्लॉक पर्वत को बरहमपुर पर्वत भी कहते हैं। और बरहमपुर पर्वत क्या होता है कि 2 तरफ से बीच में अगर पर्वत उठा हुआ है और 2 तरफ बीच में पर्वत उठा हुआ है और उसके 2 तरफ पर्वत का धसाव होता है, उसे क्या कहते हैं बरहमपुर पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। यह मुख्यतः चारनों काइक पठार से बनी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊटक मंड इसी पहाड़ी पर है। ठीक है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है और पाल घाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। यानी कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है और इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ी जिसे इलायची की पहाड़ी कहते हैं पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। आनामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और अनायमुदी की बात करें तो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है और यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। एक दक्षिण की तरफ इलायची पहाड़ी, उसके बाद उत्तर की ओर अनामलाई की पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व की तरफ पालनी की पहाड़ी जाती है। ठीक है। उत्तर पूर्व की तरफ पालनी की पहाड़ी और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है।
शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। और भारत के पूर्वी समुद्री तट को 3 भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहा जाता है एवं गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो पारादीप है जो उड़ीसा में है, उसके बाद कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद चेन्नई, तूतीकुरुन एवं एन्नौर या तमिलनाडु में। सब पूर्वी घाट के बंदरगाह हैं। उसके बाद है विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून कौन कौन से हैं? तो पुलिकट है जो चेन्नई में है, चिल्का पुरी में है, तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लैगून का मतलब क्या होता है? तो समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देता है। मान लो समुद्र है, तटीय क्षेत्र का भाग जो है तटीय क्षेत्र का जो पानी है स्थल भाग में घुस गया और उसके बाद बालू का धीरे धीरे यहाँ पर अवरोध हो गया, तो उसके बाद जो स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग है समुद्र से अलग हो जाता है। यहाँ जो ये भाग है तो पूरे समुद्र से अलग हो गया और इसी जलीय आकृति को क्या कहते हैं? इसे लैगून कहते हैं। तो आई होप वीडियो फ्रेंड्स समझ में आया होगा। फ्रेंड्स यह टॉपिक थोड़ा लंबा है इसलिए इसे 2 पार्ट में करेंगे, तो अगले पार्ट में फिर हम आपको मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।